हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। ठीक है क्या, तो पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। और ये जो कल किए थे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन फिर बच गया था, ठीक है ना, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये कब का पेपर है, तो ये है 28 दिसंबर 2022 का। ठीक है, तो इसी को करेंगे। इसमें पेडागोजी है और ये राजनीतिक विज्ञान का 2-4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्ति करता है। जो एक राज्य है, ठीक है, और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उस मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। एम है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है राज्यपाल और फोर्थ में है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों है उसको कौन नियुक्ति करता है। तो दोस्तों उसका नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जो मंत्रिपरिषद में जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। और इन मंत्रियों को नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करती जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर, तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन एम है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। ये बिल्कुल राइट है। क्या है कि जो कर्ज हद से ज़्यादा हो जाता है तो जो किसान चुका नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, वो आत्महत्या को चुनते हैं, ठीक है ना। और ऐसा बहुत हुआ भी है, ठीक है। तो ये 1 सही है। कथन आर देखिए दोस्तों, छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं। मतलब जो छोटे किसान होते हैं वो साहूकारों से क्या करते हैं, तो कर्ज लेते हैं, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। जिससे कई बार किसान क्या करते हैं, उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं और इसी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ए भी सही है, बी भी सही है और इसका कारण भी सही है दोस्तों। इसका कारण भी क्या है, तो सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह के जुर्म को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। एम है बेगार, बी में है अनियमित, सी में है दिहाड़ी और डी में है असंगठित। तो बताइए, नीचे दिए गए जो कूट है उसमें जो सही विकल्प है उसे चुनना है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए भर सही होगा, ठीक है ना, बेगार। तो ए कहाँ है, तो सिर्फ यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो ये है 23 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है। सरकार एक से अधिक है हमारे भारत में, ठीक है, पर इसका वजह क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका वजह है 1 में है समुदायों की बड़ी संख्या, 2 में है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और 3 में है रियासतों को तुष्ट करना और संतुष्ट करना और 4th में है ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा समुदायों की बड़ी संख्या। क्या हो जाएगा, समुदायों की बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जब भारत में बहुस्तरीय सरकार होने का वजह क्या है, तो समुदायों की बड़ी संख्या है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों की प्रबंधन के लिए 3
अलग अलग स्तरों की काम करती है। कितने? तो 3 अलग अलग स्तर में काम करती है। और कौन कौन सा है दोस्तों? तो एक है स्थानीय, क्या है? तो एक स्थानीय है और एक राज्य है। मतलब पहला में स्थानीय होगा, दूसरा में राज्य होगा और फिर तीसरा में क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें स्थानीय जो है वो सरकार गांव और कस्बे, कहाँ दोस्तों? तो गांव और कस्बे या जिले को नियंत्रित करती है। और राज्य सरकार है जो सरकार देश के एक विशेष राज्य का होता है। जैसे कोई एक ये राज्य है, जैसे यहाँ भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। तो उसी राज्य में से में कोई एक राज्य है, तो उस राज्य का वो क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। और जैसे केंद्र हो गया तो वो केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो केंद्र हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कौन कितने स्तर है? तो 3 स्तर पर काम करते हैं, स्थानीय और के स्थानीय, राज्य और केंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर अकाउंट लीडर बनते हैं। और बीम है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। सीम है लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है। और डीम है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है? जो रूढ़िवादिता को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है उसे चूज करना है दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एम देखिए, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं। ये क्या कर रहा है? तो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है, यानी ये सही है। यहाँ पर देखिए लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये नहीं कर रही हैं, ये रूढ़िवादिता का पोषित नहीं कर रही है। अब यहाँ सी में देखिए, लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी क्या है? तो रूढ़िवादिता का पोषित कर रही है, यानी ए और सी सही है और ये दोनों कर रही है तो सही है। यहाँ पर रूढ़िवादिता को जो पोषित कर रहा है उसको यहाँ पर चूज करना है। अब डीम देखिए, लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी पोषित कर रहा है। ठीक है ना। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, तो ए, बी और डी जहाँ पर होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सी गलत, बी गलत है। ठीक है ना। तो बी कहाँ है? यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। तो ये कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों सही आंसर 2 ऑप्शन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छा से आप लोग कीजिएगा तो 20 में 17 18 आप लेकर के जरूर आएंगे। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? जो भारत का संसद है उसे कौन बनाते हैं? एम है राज्यसभा, बीम है लोकसभा, सीम है राज्य विधानसभा और डीम है राष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन बनाते हैं? और सही विकल्प का चयन कीजिए, जो सही होगा उसे चयन करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों जो भारत में बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? तो यहाँ पर राज्यसभा भी बनाता है, लोकसभा भी बनाता है, राष्ट्रपति भी बनाता है। ये राज्य की विधानसभा नहीं बनाता है। ठीक है ना। राज्य की विधानसभा नहीं बनाता है। जैसे भारत की जो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। और संसद के 2 सदन है दोस्तों, कौन कौन? तो पहला होता है लोकसभा, लोकसभा है और जिसे निचला सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जिसे निचला सदन कहा जाता है। 2 सभा है तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को। ठीक है ना। और दूसरा है राज्यसभा, उसे सदन का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा भंग हो सकता है 5 साल के बाद, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। ठीक है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और फिर प्रत्येक 5 वर्ष में हो जाता है, इसका भंग हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा का नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो सी गलत है। तो यहाँ पर भी सी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर कहाँ है? ए बी डी है। तो ए बी डी कहाँ है दोस्तों? तो ए बी डी यहाँ पर ही है। ठीक है ना। तो यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्षता राज्य को डैश डैश चाहिए। एक धर्मनिरपेक्षता राज्य है उसको क्या चाहिए दोस्तों? तो एक में है प्रभुत्वशाली धर्म को न्याय धर्मों को अपने
तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना। जी नहीं दोस्तों, किसी का धर्म को अपने तरफ खींचना नहीं है। क्या है? अपने तरफ खींचना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा में है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, ये भी नहीं है। ठीक है। और फिर तीसरा में है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, मतलब किसी भी एक धर्म है उसको, एक ही धर्म को समर्थन नहीं देना है, बिल्कुल ये राइट है। देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना, जी ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही होगा वो 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यक्ति की बेहतर व्याख्या करता है? एम है व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत से फैसला से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल राइट है। अगर इसको जिला वाला से नहीं हुआ, उसको मन नहीं भरा, तो वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से भी उसका मन नहीं भरा और उस फैसला से वो नाराज है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए ए सही है, तो ए कहाँ पर ही सही है दोस्तों? तो देखिए यहाँ तीसरा ऑप्शन में। ठीक है। तीसरा ऑप्शन में ए सही है। जो भारत में एक एकीकृत न्याय प्रणाली है, और इसका तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय में किसी का भी निचले न्यायालय का अगर नहीं वो समझ में आ रहा है उसको कि हमको आगे जाना चाहिए, तो वो आगे जा सकता है। उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको रोकना नहीं है। ठीक है ना। वो जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी समुदाय के गेटवाइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है डैश डैश। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों एम है उसका बाकी समाज से अलगाव। दूसरा में है उनकी संस्कृति या का विधिकरण। अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उसका बाकी समाज से अलगाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बाकी समाज से अलगाव। जैसे गेटवाइजेशन है, ये गेटवाइजेशन शब्द ऐसे इलाके या बस्ती के लिए किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? तो एक ही समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। जैसे उसमें फिर क्या होता है, विभिन्न सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये कारणों पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है। तो ये उसका बाकी समाज से अलगाव। ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? एक में है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना। फोर्थ में है ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय करना। ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन एम है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होनी चाहिए। बिल्कुल राइट है दोस्तों। जैसे सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांत होना चाहिए, ये बिल्कुल राइट है, इसके होना चाहिए। कारण आर में है वृत्तांत
अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल ये भी राइट है और इसका कारण भी है, ठीक है ना। तो कौन सा इसका हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकर और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जानकर और तार्किक बनाना, ये बिल्कुल राइट है। पेशेवर बनाना, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए राजनीतिक रूप से अति सक्रिय, राजनीतिक रूप से नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर है सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, ये बिल्कुल राइट है। यानी सी ऑप्शन क्या है? तो गलत है। यहाँ पर भी सी है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तराधित्यों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों मुगल प्रशासन के बारे में है। सर्वेक्षण, जी नहीं दोस्तों। भूमिका निभाना, बिल्कुल ये है, ठीक है। समय सीमा, ये भी नहीं होगा। खुले अंत वाले प्रश्न, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूमिका निभाना, ठीक है। भूमिका निभाना, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन से उपयुक्त दर्शाएगा? एम है विधायिका, बी में है विपक्ष और 3 में है न्यायपालिका और 4th में है कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? किस पर कर रही है? तो किस पर कर रही है दोस्तों? तो ए में है नगर प्रशासन, बी में है पंचायती राज्य और सी में है निचली न्यायालिका और 4th में है आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आरंभ पशु और मवेशियों पर कर रहा है, ये चरागाहों के लिए भूमि के, ठीक है। तो ये कहाँ पर करेगा? तो ये करेगा पंचायती राज्य पर। कहाँ करेगा? तो पंचायती राज्य पर करेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? एम है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत करना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को शांत नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 में है शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्व से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृश्य रूप से चर्चा की जा सके, ये बिल्कुल राइट है। 3 में है शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोले रहे हो उसे उन्हें क्या करना चाहिए? तो डांटना चाहिए, जी नहीं, बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 4th में है शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, तो ऐसे विषयों को काट नहीं देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके, ठीक है ना। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की
भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एम है उससे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना, और बीम है उसे एक ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, और सेम है शिक्षार्थियों को अनेक दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंधित स्थापित करने में मदद करे, और डीम है शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए, उससे विद्यार्थियों का गतिविधि और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना, जी नहीं दोस्तों। फिर बीम है उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों को ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। क्या करती हो, तो खुद से एक शिक्षक है जो सब कुछ का ज्ञान रखती हो और सूचित भी रखती हो, ठीक है ना। और सीम है शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंधित स्थापित करने की मदद करे। बी और सी राइट हो जाएगा। तो बी और सी राइट हो जाएगा। तो कहाँ है, तो बी और सी 3 ऑप्शन में है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन में बी और सी है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। जो अधिक केंद्र है उसको किस पर करना चाहिए। एम है चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाता, और बी में है लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, जी नहीं। और सी में है यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा और बी और ए दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। एम है राष्ट्रीय गान, बीम है सुल्तान का सोपान कहानी, और सीम है मताधिकारी आंदोलन, और डीम है महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गान इसमें ये सही नहीं होगा, सुल्तान का सोपान का कहानी ये सही हो जाएगा, मताधिकारी का आंदोलन ये भी सही हो जाएगा, और महिलाओं को अपनी संसद के कपड़े पहनने के अधिकार, ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर बी सी डी कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। जो उपयुक्त होंगे वो हो जाएगा, ठीक है ना, भेदभाव के लिए दोस्तों। ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ये भेदभाव का बहुत परेशानी उठाया है, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, इसका पुस्तक जूठन ये भी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ए और बी हो जाएगा। तो ए और बी कहाँ है दोस्तों, तो ए और बी है फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है ना। ए और बी फर्स्ट ऑप्शन है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर है, ये बहुत भेदभाव का सामना किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भेदभाव के
संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच के संलिप्त करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं? एम है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। बीम है भेदभाव क्या है पर एक व्याख्या देना। और सीम है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पर देखिए भेदभाव क्या है, एक व्याख्या देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ए और सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ए और सी 3 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? कथन एम है किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। किसकी समझ होना चाहिए? तो बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। और कारण आर है गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बिल्कुल राइट भी है और ये कारण भी है। क्या है? राइट भी है और कारण भी है। इसमें इसके अंदर जो रहेगा दिमाग, उसके अंदर फिर हर चीज़ का जो इसका समझाने का तरीका, तो वो एक तरीका से नहीं बल्कि कई तरीके से ये भेदभाव जैसे मुद्दों को समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की आर सही व्याख्या भी करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन एम है माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। क्या करता है? पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। और कथन आर है सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामाजिक सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। ये कारण भी सही है और ये दोनों भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जाता है? जो द्वितीय है दोस्तों, भुज में भूचाल के समय की फोटो, ये प्राथमिक हो जाएगा। और फिर अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू ने पत्र, ये प्राथमिक हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, ये भी क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक हो जाएगा। जो द्वितीय है उसे हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में देखिए कि अकबरनामा पर लिखे लेखों की संपादित संकलन, ठीक है। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसको क्या करना है? तो सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो दोस्तों एक का जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा? तो एक का जोड़ी लग जाएगा दोस्तों एक के साथ में विश्लेषणात्मक रूब्रिक, एक जोड़ी प्रदर्शन वर्णक का और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए, ठीक है। और जांच सूची दोस्तों,
जांच सूची क्या है? तो दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। ये हो जाएगा 3 में। समग्रापरक रूब्रिक, एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णन, तो ये हो जाएगा दूसरा का। अब जहाँ पर भी ए का 1 होगा और सी का 2 होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 3 में 2 है और इसमें भी देखिए ए में 1 है, ठीक है ना। तो यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? किसका? तो अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। एम है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो अनुप्रयोग पहलू जो संज्ञानात्मक है उसके अनुसार इसमें संज्ञानात्मक में जो ज़्यादा जोर चल रहा है, जो ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी है उसको छांटना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो ये क्या कारण थे इसको तो आसानी से बता देंगे, एक लाइन में ही बता देंगे, इसीलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर क्या है, ये प्रत्यक्ष कर क्या है, उसके बाद उदाहरण दीजिए, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए? तो व्याख्या कीजिए, तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी बच्चों सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा समय भी लगाएंगे और थोड़ा सा सोचेंगे भी, ठीक है, और इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन हल करने का यही तरीका है, जहाँ पर बच्चे के दिमाग ज़्यादा लग रहा है और जिस तरह बच्चे की तरह एंट्रिट हो रहा है वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी सी डी, जहाँ पर भी बी सी डी होगा दोस्तों वही हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक और ज्ञान का आकलन करते हैं? तथ्यात्मक और ज्ञान का आकलन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन सा है? कौन सा है? तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्या है? ये राइट है। अब यहाँ पर देखिए आज के समय में और महाजनपदों के समय में गाँव की व्यवस्था करने की 3 अंतर बताइए। 3 अंतर बताइए। ये ज़्यादातर क्या कर रहा है, ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है और ये तुरंत इसका क्वेश्चन देने में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार स्वभाव डालती है, ये भी नहीं जोर दे रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। अब डी में देखिए लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्तित्व करने से आप क्या समझते हैं, ये भी जोर नहीं दे रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन को देखिए कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। क्या है? जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन से है, भारत में मुख्य मौसम कौन से है। तो इसमें बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा देर तक सोचेंगे और इसमें ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा इसको सोच करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसके द्वारा दोस्तों? तो ये
RTE एक्ट 2009 के, ठीक है ना। इसके अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। एम है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना, बिल्कुल राइट है ये। बीम है ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्या है, ज्ञान के वैश्विक से पढ़ने से जोड़ना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब सीम है क्रियाकलापों और खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ए और बी राइट है। और डीम है बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बाल केंद्रित, जहाँ पर भी बाल केंद्रित आ जाए तो समझ जाइए तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सर्वांगीण विकास, ठीक है। खोज अन्वेषण, ठीक है ना। तो ए, सी और डी, ए और सी और डी, जहाँ पर भी ए सी डी होगा वही ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्या होगा, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है ना। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या कीजिए, तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए में है दोस्तों विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधित उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, बिल्कुल ये राइट है दोस्तों, ठीक है। बी में है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, बिल्कुल ये राइट है। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए, गलत। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। डी में है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए, क्या है, अधिगम जो संबंधित है उस कठिनाइयों से उभरने के लिए और तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए। तो ए बी और डी, ए बी डी कहाँ है दोस्तों, तो ए बी डी कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ए बी डी कहाँ है दोस्तों, तो ये 3 ऑप्शन में है, ठीक है ना, 3 ऑप्शन में है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष और दत्तानुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। एम है अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेखित कीजिए। क्या कीजिए, तो उल्लेखित कीजिए। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बीम है भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत है? सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इसका आकलन है दोस्तों, तो ये बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिससे बच्चा सोचे समझे, और उसको टाइम जरूर लगेगा लेकिन उसका अंडर जो है वो करने का भी मन उसका करेगा, ठीक है ना। अब सेम है भारत के गाँव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। ये भी राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, सिर्फ यहाँ पर कौन सी बाधाएं हैं पूछ रहे हैं। अब यहाँ तीसरा में देखिए हसीम बोल रहा है कि भारत के गाँवों के एक बड़े भाग में बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, तो व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर बीम देखिए भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। यहाँ है दुष्कर होता जा रहा है, ठीक है ना। क्या आप इस कथन से सहमत है? सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। सहमत है, सत्यापित कीजिए। अब यहाँ एम देखिए दोस्तों कि अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए, तो विधियों का उल्लेख कीजिए।
तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी कहाँ है दोस्तों, जहाँ पर बी और सी होगा वही ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, वही ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बी और सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन में। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और एनसीईआरटी को जो सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, वो सीरीज़ हमेशा आपको चलते अभी रहेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक वो चलते रहेगा। जैसे कि 6 क्लास का हिस्ट्री है, क्या है, 6 क्लास का हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। और 7th क्लास का भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। और अब 8 क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे। और फिर जैसे कि ज्योग्राफी का सिंगल क्वेश्चन होता है उसको भी कराएंगे। और फिर राजनीति का भी और हिस्ट्री का भी, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंसेप्ट भी और फिर कंसेप्ट और दोनों चीज़ क्लियर होते चल जाएगा। कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी हो जाएगा, और फिर आपके अंदर कितना आप सीख रहे हैं, कितना आपको तैयारी हो रहा है, उसको मापने के लिए ये एमसीक्यूज़ कीजिए, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।